वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को राम राम। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट सर्विस और अदर जो एग्जाम्स हैं वहां पर जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन टॉपिक पूछा जाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले ये बात करते हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इंडिया में जो डिवीजन है सारे टाइप्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोडक्शन के लिए या स्पीसीज को लेकर भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम एमपी, खास तौर से एमपी में मेंशन करके दिया है मध्य प्रदेश में वनों का प्रकार, और इसमें से कौन से क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं उन पर भी हम बात करेंगे। दो क्वेश्चन अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाए, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हम थ्योरी में आगे चलकर बीच में डिस्कस करेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में कुछ फैक्चुअल डाटा आपको लग रहा होगा, अभी बहुत सारा फैक्चुअल होगा नहीं, फैक्चुअल आगे चलकर आएगा। पहले हम कंसेप्चुअल करेंगे, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में करके चलेंगे। कंसेप्चुअल वाला पार्ट भी हम देखेंगे कि किसी भी फॉरेस्ट का नाम किस तरह से बनाया जाता है और उसको जो बताया जाता है क्लासिफिकेशन में उसका जो नंबर दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है वो अलग देखेंगे, और नोमेनक्लेचर हम अलग देखेंगे। ठीक, नोमेनक्लेचर थोड़ा सा कुछ वैसे है जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर नोमेनक्लेचर किस बेसिस पर होता है, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन में चला जाता है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है। और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हम क्लाइमेट के बेसिस पर आंसर दें या इकोलॉजी के बेसिस पर हम आंसर दें या दूसरे फिजियोग्राफी वगैरह फिजियोलॉजी वगैरह तमाम सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आज उसे हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कि नाम बनता कैसे। कहीं पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिखा रहता है, कहीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिखा रहता है, कहीं डेसिडियस लिखा आ जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट लिखा आ जाता है, कहीं साल फॉरेस्ट लिखा आ रहा है, सागौन फॉरेस्ट साल लिखा सागौन फॉरेस्ट आ रहा है। इस तरह के तमाम नाम मिलते मिलते हमें, इनके बेसिस क्या क्या होते हैं। जब हम इन चीजों को सीख लेंगे आगे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देन उसके बाद हम चलेंगे जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है, बॉटनिकल हिसाब से इंडिया को हम इंडिया की वेजिटेशन को हम देखेंगे, पूरे जो 9 टाइप हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे, 10वां जो हटा दिया है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं हमारे फॉरेस्ट को पहले इंडिया में ग्रुप्स में पहले बांटा जाता है, ग्रुप के बाद बांटा जाता है, पहले ग्रुप में रखा जाता है, इन ग्रुप्स को बांट दिया जाता है सब ग्रुप्स में, देन टाइप्स में और सब टाइप्स में, सब टाइप्स में बांट दिया जाता है। अब ग्रुप्स और जो सब ग्रुप्स होते हैं, अभी आप इसको याद रख सकते हो, ये बांटा जाता है क्लाइमेटिक बेसिस पर, मोटा मोटा क्लाइमेटिक बेसिस पर ग्रुप्स को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल याद रहेगा आपको और दिमाग में पड़ा रहेगा, आंख बंद करे भी कोई पूछ लेगा या जगाकर भी सुबह पूछ लेगा, आप उसको बता पाओगे कि ये इस बेसिस पर क्यों है, और जो टाइप और सब टाइप्स आते हैं वो सिल्वीकल्चर में क्यों चले जाते हैं। इनका जो एप्लीकेशन है टाइप और सब टाइप का, वो सिल्वीकल्चरल और मैनेजमेंट बेसिस पर ज्यादा किया जाता है। अब इस क्लासिफिकेशन की इतने ज्यादा डेप्थ में जाने की क्या जरूरत पड़ी हमें, पहले ग्रुप बनाए फिर हमारा काम नहीं चला, सब ग्रुप बनाए फिर हमारा काम नहीं चला, टाइप, और टाइप के बाद हमारा काम नहीं चला सब टाइप। ये बिल्कुल कहानी कुछ वैसी है, जब धरती बनी होगी तब एक धरती थी, धीरे धीरे चलकर वो क्या हुई, बंटना शुरू हुई। भारत बना 1947 में, आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद राज्यों की संख्या कुछ थी, फिर उतने से काम नहीं चला, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़े, राज्यों की संख्या बढ़ी। अब राज्य में भी हम देखें, ये हमारा राज्य मध्य प्रदेश है, इसमें जिलों की जो संख्या थी वो लगातार क्या हुई, बढ़ती गई, और एक टाइम पर आके राज्य को भी स्प्लिट कर दिया। अब राज्य में स्थिति देखें, हम जिलों में बांटा है, जिलों को भी हम देखें जोड़कर देखते हैं तो संभाग हमें दिखाई देता है, संभाग के बाद हम आते हैं तहसील दिखाई देती हैं, कहीं पर तहसील होते हैं, कहीं पर विकास खंड होते हैं। जब बात प्रशासन की आती है तो तहसील की बात कर दी जाती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है, योजनाओं को लागू करने की बात आती है, डेवलप करने की बात आती है, तो विकास खंड बनाए जाते हैं। तो ये क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है हमने, कि हम इजी से रूल कर सकें, चीजों को अप्लाई
कर सकें। बिल्कुल वैसे ही कहानी है जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, निचले स्तर पर जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल के हिसाब से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता नीचे तक देने के लिए क्या बना दी गई है, पंचायत वगैरह बना दी गई है, उनको अधिकार भी दे दिए गए हैं। वैसे ही यहाँ पर जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो रूट लेवल पर काम करना होता है वो हमें वहां दिखाई देता है। तो यहां पर भी जो टाइप और सब टाइप है, बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर पहुंच जाते हैं, वहां पर इनका जो एप्लीकेशन होता है वो सिल्वीकल्चर और मैनेजमेंट होता है, जो फॉरेस्ट्री में बिल्कुल इन डेप्थ जाकर हम बात करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट है फॉरेस्ट्री का, वो यहां पर देखने को मिलता है। तो ये तो था अपना बेसिस कि हम क्यों करते हैं और फॉरेस्ट्री में क्यों करते हैं, फॉरेस्ट में क्लासिफाई करने की क्यों हमें जरूरत पड़ी, उस पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा, डिफाइन अ फॉरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स एरिया एंड प्रोडक्टिविटी। किसी भी फॉरेस्ट को उसकी एरिया और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसे परिभाषित करना। जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट का अगर नाम आता है आपके दिमाग में सीधा आता है, ये नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, हिमालय के आसपास पाए जाते हैं, यूरोप में ऊपर पाए जाते हैं। फिर उनको डिफाइन करने की बात आती है, उनकी डेफिनेशन दे दी जाती है। तो यहाँ पर यही है कि हम किसी भी एरिया के फॉरेस्ट को डिफाइन अगर हमें करना है तो उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हमारे पास हो, तो डेफिनेशन बनाने के लिए ये पॉइंट बस सुनने के लिए है, इनमें से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस बहुत कम है। जब है का पूछा जाएगा तो लगभग सभी पर हम जा सकते हैं, या इसका क्वेश्चन आ भी जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ इज ऑब्लिक आर ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के तमाम सारे बेसिस हो सकते हैं, तमाम सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं। यहाँ मोटे मोटे हम देख लेते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सिल्वीकल्चरल टेक्निक। अब सिल्वीकल्चरल टेक्निक की हम बात करें तो सिल्वीकल्चरल टेक्निक, अगर हमें फॉरेस्ट के बारे में जानकारी हो गई है, एमपी में एक जगह पर साल फॉरेस्ट है, दूसरी जगह पर साल फॉरेस्ट, तीसरी जगह पर साल फॉरेस्ट, 3 जगह साल फॉरेस्ट है, ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन और जो टोपोग्राफी है वो एक जैसी है, एल्टीट्यूड एक जैसा है। तो हम जहां एक जगह पर जो टेक्निक यूज की हमने प्रोडक्शन के लिए, वही टेक्निक हम सेम कंडीशंस के लिए दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। अगर कुछ भी अप्लाई करने पर प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम दूसरी जगह अपनाएंगे, अगर दूसरी जगह कुछ भी अपनाने से लॉसेज हुए हैं, डिमेरिट्स हमें देखने को मिला है, तो वो हम पहली जगह पर नहीं करें। तो सिल्वीकल्चर जो टेक्निक्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे हम यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस कराए इंडिया में, यूकेलिप्टस हमारे यहाँ का तो नहीं है ना, हम लेकर आए उसे ऑस्ट्रेलिया से, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह सेम रही, कोस्टल एरियाज में हमने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, वहां से लाके हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया उसको, क्योंकि हमें लगा, हम उतना समझ गए कि ये कोस्टल एरिया में हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा पार्ट है, गर्मी वगैरह भी वहां पर रहती है, तो वैसा कुछ क्लाइमेट यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो इसे यहाँ पर भी तैयार किया जा सकता है। तो एक्सोटिक्स वगैरह में भी एप्लीकेशन इसका हो सकता है। डिसाइड सुइटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे माउंटेन फॉरेस्ट हैं, माउंटेन फॉरेस्ट जो हिमालय में माउंटेन फॉरेस्ट के लिए टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, इरिगेशन के लिए, सोइंग के लिए, ऐसी तमाम टेक्निक्स हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेशन वगैरह की जो भी टेक्निक यूज की जाती हैं वो साउथ इंडिया के माउंटेन फॉरेस्ट में भी यूज की जा सकती हैं। तो मैनेजमेंट के लिए भी इजी हो जाता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, जो हमारी डिमांड है, एनुअल डिमांड जिस तरह से बजट होता है हमारा, उसी तरह से जो टिम्बर डिमांड है हमारी वो भी फिक्स रहती है कि इतनी डिमांड हमारी है, अगले साल इतनी बढ़कर हो जाएगी, अगले साल इतनी बढ़कर हो जाएगी, हमें पता होता है, बस प्रोडक्शन का हमें ध्यान रखना होता है। तो प्रोडक्शन जिस टिम्बर की हमें जरूरत है, उस टिम्बर को अगर हमें बढ़ाना है, उस फॉरेस्ट को अगर बढ़ाना है, तो हमें पता होता है कि क्या हमें बढ़ाना है, कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो जो प्रोडक्शन है उसको भी मैनेज किया जा सकता है जब हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो चलते हम आगे, अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या क्या हो सकता है, किन किन ग्राउंड्स पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी
फॉरेस्ट को, किसी भी फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर देखोगे फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी क्या होता है? फिजियोनॉमी होता है पेड़ कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है। देन उसके बाद है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, फॉरेस्ट की हाइट कैसी है, वहां पर स्पेसिंग वगैरह कैसी है, इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके, जो दिखावटी कैरेक्टर्स होते हैं उसके, उनको लेकर हो जाएगा, इनको आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन फ्लोरिस्टिक, डायनेमिक, एनवायरमेंटल और हिस्ट्री के हिसाब से ये इनके ग्राउंड्स हो जाते हैं। इनके ग्राउंड्स के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं फॉरेस्ट को, कैसे करते हैं, और लगातार आप लोगों ने उनके नाम भी सुने हैं, बस देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले आते हैं फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी क्या होता है? जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस और उसका फॉर्म ऑफ बॉडी, वो दिखता कैसा है, उसकी बॉडी का फॉर्म कैसा है, इसके हिसाब से हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या देखने को मिलते हैं? क्या आपने कभी ऐसा बोला है, इसके हिसाब से कभी फॉरेस्ट को बांटकर देखा है या नाम लिया है आपने कभी? तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स में। इसके एग्जांपल में सबसे पहला एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट। देखने के हिसाब से जिन ट्रीज की पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं, जब नई पत्ती आ जाती हैं तब पत्तियां गिरती हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट उन्हें हम बोलते हैं, वो हम देखने से बता सकते हैं। दूसरा डेसिडियस, जो एक सीजन में, एक डेफिनेट सीजन में अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, उन्हें भी हम बता सकते हैं देखकर। देन ब्रॉड लीव्ड और कॉनिफर्स, जो साउथ इंडिया में ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कॉनिफर्स पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना। ब्रॉड लीव्ड का मतलब जिनकी पत्ती बीच में से थोड़ी सी चौड़ी होती है, ये पत्ती बीच में चौड़ी होती है, इसे सिंपल लीफ कहा जाता है और इसे कंपाउंड लीफ कहा जाता है। सिंपल और कंपाउंड लीफ में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना आप, ये इसको पूरी लीफ का पार्ट मानकर चलें। अगर इसको एज ए लीफ देखोगे आप, ये पेटियोल, ये इसका पेटियोल है, ये इसका पेटियोल है। अब पेटियोल से यहां देखोगे तो एक ही लीफ है, लेकिन यहां पर पेटियोल से देखोगे तो तमाम सारे पार्ट इसके निकले हुए हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कंपाउंड लीफ। इनके फिर से छोटे छोटे पेटियोल और हो जाते हैं। फिर यहां पर देखें, ये है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में देखा जाता है, कॉनिफर का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है, इनके ट्री का जो शेप होता है, क्राउन का जो शेप होता है वो कोन के शेप में रहता है, इसलिए इनको कॉनिफर्स बोल दिया जाता है। यूं अगर देखें, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल शेप में रहती हैं और ये स्केल लाइक शेप में रहती हैं, ये इस शेप में, और ये बिल्कुल कांटों के शेप में। इनका फंक्शन हो जाता है कि ये जो वहां पर स्नोफॉल होता है उसको अपने ऊपर नहीं रोकती हैं, जो स्नो से लॉसेज होते हैं, हम सिल्वीकल्चर में पढ़ेंगे उसको, स्नो से जो लॉसेज होती हैं उससे बच जाता है। डीमेरिट इनका ये रहता है कि ये डिकम्पोज नहीं होती हैं जल्दी, सड़ती गलती नहीं है, बहुत मोटी मोटी सी ये परत जो कॉनिफर फॉरेस्ट है वहां पर बना देती है, रीजनरेशन में मुश्किल पैदा करती हैं। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं। अपने लिए यहाँ ये पूरा टॉपिक नहीं है। देन उसके बाद हम लार्ज ट्री, स्मॉल ट्री के फॉर्म में देखते हैं, श्रब्स बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, ग्रासेस बोलते हैं, इनको हम प्लांट के फॉर्म में क्लासिफाई करके देखते हैं कि वहां पर श्रब्स देखने को मिलते हैं, स्क्रब्स देखने को मिलते हैं, ग्रासेस देखने को मिलती है, ग्रासलैंड पूरा हम बोल देते हैं। जैसे सोला फॉरेस्ट में, सोला फॉरेस्ट में जो डॉर्फ ट्रीज हैं उनके अलावा जो हमें देखने को मिलता है वो ग्रासेस देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिक ग्रासेस देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम ग्रासेस वगैरह को भी क्लासिफाई करते हैं, किसके हिसाब से? उसकी फिजियोनॉमी के हिसाब से। अब देखें, आगे चले हम, आगे अगला टाइप है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है लेयर्स के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में फॉरेस्ट का होना। लेयर्स के फॉर्म में फॉरेस्ट कब हो जाता है? जनरली लेयर्स के फॉर्म में फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन के आसपास पाए जाते हैं, जहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, जहां पर हम क्राउन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं, डोमिनेंट, प्री डोमिनेंट के अंदर प्री डोमिनेंट और को डोमिनेंट देखते हैं, सप्रेस्ड देखते हैं, और देन उसके बाद जो मिडिल स्टोरी में सप्रेस्ड वगैरह देखकर ग्रासेस वगैरह, श्रब्स, ग्रासेस वगैरह पर नीचे आते जाते हैं। तो अलग अलग स्टोरी यहाँ पर पाई जाती है, अलग अलग हाइट पर अलग अलग ट्रीज पाए जाते हैं। तो हाइट के हिसाब से हम सिंगल स्टोरीज, डबल स्टोरीज, मल्टी स्टोरीज,
जो सिंगल स्टोरीड है, एक ही उसमें फॉर्म में हाइट पर लगभग पेड़ पाए जाएंगे, लगभग एक ही हाइट पर, लगभग एक ही हाइट पर पाए जाते हैं, वो रहेंगे इवन एज फॉरेस्ट। उनको इवन एज फॉरेस्ट कहा जाता है। जो सिल्वी कल्चर का पर्पस होता है, जब हम प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तब हम इवन एज फॉरेस्ट उगाने की कोशिश करते हैं, सिंगल स्टोरी जहां पर रहे। सिंगल स्टोरी का फायदा ये रहता है कि वहां पर जो किसी भी कूप में, सिंगल स्टोरी का फायदा है कि जब हम फेलिंग के लिए जाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो कट हो जाता है, आसानी से हम वहां पर अप्लाई उसे कर सकते हैं। 2-2 4-4 या 10-10 20-20 पेड़ काटने के लिए हमें नहीं जाना होगा। डबल स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड साउथ इंडिया में जनरली देखने को मिलता है। और मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट का फंक्शन होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी हम कभी भी नहीं बोलते कॉनिफर्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी फ्लोरा और फौना की हमें देखने को मिलती है साउथ इंडिया में, चाहे वो जीवों की हो या वनस्पति की हो, दोनों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक लेवल पर, एक लेयर पर ट्रीज अलग, दूसरे लेवल पर ट्रीज अलग, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, इन सभी लेवल्स पर ट्री अलग अलग। अब फॉरेस्ट में अकेले ट्री तो होते नहीं है, हर लेयर में रहने वाले जो जीव होंगे वो भी क्या होंगे, बर्ड्स जो होंगे वो अलग होंगे, नीचे इंसेक्ट्स अलग होंगे। हर लेयर पर जो डिपेंड करने वाले, जिनको नेचुरल हैबिटेट मिलेगा, प्राकृतिक आवास मिलेगा, उनकी संख्या भी क्या होगी, वहां पर बढ़ जाएगी। और जबकि सिंगल स्टोरी में क्या होगा, वहां पर एक ही लेयर पर रहने वाले जो बर्ड्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली जो डाइवर्सिटी है वो साउथ इंडिया की तरफ, वेस्टर्न घाट वगैरह वहां पर बढ़ जाती है। पानी ज्यादा गिरता है, गर्मी भी रहती है, वहां डाइवर्सिटी ज्यादा रहती है। देन अब हम आते हैं स्पेस के हिसाब से, हम बांटते हैं स्पेस के हिसाब से, हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, थिन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। कैनोपी के हिसाब से हम इसे बोल देते हैं कि कितनी कैनोपी है, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे इन सभी को क्लासिफाई करके, इनको तो देखेंगे कैनोपी के हिसाब से कैसे बांट कर देखते हैं हम, क्राउन के हिसाब से किस तरह से बांट कर देखते हैं। अब हम चलते हैं फंक्शन। फंक्शन में हम चले, फंक्शन किसको बोलेंगे हम, कॉमन मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे प्लांट बना होता है, जिसमें स्टेम, लीफ, बार्क वगैरह ये सभी आ जाते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एज सच जो क्लासिफिकेशन है, टाइप है, वो टाइप हम ज्यादा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो जो मॉर्फोलॉजिक फंक्शनल बेसिस पर, इस फंक्शन बेसिस पर जो नाम दिए जाते हैं वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अब फंक्शनल बेसिस पर अगर वहां देखोगे तो फंक्शनल बेसिस पर 1952 में क्लासिफिकेशन किया गया था। तो वो 1952 वाली जब हम पॉलिसी डिस्कस करेंगे वहां पर हम इसकी बात कर लेंगे, अभी नहीं। फिर उसके बाद फ्लोरिस्टिक, हाँ क्लासिफिकेशन में हम इसकी बात जरूर करेंगे। 52 में क्या क्लासिफिकेशन था, 27 में, और 1878 में क्या क्लासिफिकेशन था, फिर उसके बाद 1976 में जो सारे क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। एमपी के भी 22 हम डिस्कस करेंगे। लगभग 4 से 5 लेक्चर क्लासिफिकेशन के पहुंच जाएंगे और सभी में फैक्चुअल डाटा को कवर किया जाएगा, जो डाटा आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखेगा। इवन इसके जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं वो, और कुछ बनाए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं टॉपिक पर अपने। फ्लोरिस्टिक के हिसाब से, फ्लोरिस्टिक्स के हिसाब से स्पीसीज जो कंपोजिशन है उसको बोला जाएगा फ्लोरिस्टिक। वहां पर किस तरह के फॉरेस्ट हैं, जैसे साल ज्यादा होता है तो हम साल फॉरेस्ट बोल देते हैं, सागौन ज्यादा है तो सागौन फॉरेस्ट हम बोल देते हैं, टीक फॉरेस्ट एमपी में है। तो प्योर फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट, सॉरी प्योर फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट हम बोल देते हैं। सिल्वीकल्चर का जो हमारा पर्पस होता है वो होता है प्योर फॉरेस्ट। हम चाहते हैं कि हम प्योर फॉरेस्ट लगाएं जिससे हमारे जो पर्पजेस हैं और जो इनपुट है वो कम हो जाए। सिल्वीकल्चर का मतलब ही है कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें मिल जाए। तो ये बोलते हैं हम फ्लोरिस्टिक के बेसिस पर, वहां के कंपोजिशन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर आते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है, फॉरेस्ट जो कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटीज और हैबिटेट में इंटरेक्शन होता है, उसके हिसाब से भी क्लासिफाई करके देखा जाता है। लेकिन उसके जो नाम वगैरह हैं वो ज्यादा देखने को
नहीं मिलते क्लासिफिकेशन में। क्यों नहीं मिलते? अगर डायनेमिक्स की हम बात करें, जब साइट का इंटरेक्शन, कम्युनिटी का इंटरेक्शन हैबिटेट जो है वहां पर उससे हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड दी हैबिटेट, वहां जब इंटरेक्शन होता है तो लगातार जो स्पीसीज का चेंज होना है वो चलते जाता है। ये हम यूं समझें कि ये कहानी किसकी चल रही है? सक्सेशन की चल रही है। इससे हमें पता क्या चलता है कि ये कहानी कहां से शुरू हुई है और कहां पर जाकर ये खत्म होगी, बीच में कौन कौन से फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैनग्रोव्स में कहानी कहां जाकर खत्म होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट राइजोफोरा वगैरह पर जाकर खत्म होती है। वैसे ही यहां पर हमें पता चल जाता है कि ये कहानी कहां से स्टार्ट होकर किस तरफ को ये बढ़ रही है डायनेमिक्स के बेसिस पर। आगे देखें, इसमें आगे देखेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में किसको शामिल करेंगे हम? एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में आसपास जो भी चीजें हैं उन सभी को शामिल करना होगा। क्लाइमेट को शामिल करना होगा, मिट्टी को शामिल करना होगा, फिजियोग्राफी को शामिल करना होगा, जो बायोटिक फैक्टर्स हैं सभी, बायोटिक और एबायोटिक सभी फैक्टर्स को वहां पर शामिल करना होगा, उसे बोला जाएगा एनवायरमेंटल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप, जो टाइप्स हैं पूरे, टाइप्स और सब टाइप्स वो चले जाएंगे किसमें? एनवायरमेंटल में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स को मिलाकर और आगे जाकर उसे क्लासिफाई किया जाता है। अकेले क्लाइमेट पर जाते हैं तो ग्रुप स्टार्ट होता है, क्यों होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज ही डिस्कस करने वाले हैं। देन आगे देखेंगे, इसमें लास्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखें उस साइट की क्या कहानी रही, उस साइट पर प्रोडक्शन कैसा रहा है। हम वहां पर फॉरेस्ट लगाते हैं, प्लांटेशन हम करते हैं, प्लांटेशन स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके 70% के आसपास हर 10-12 साल की रोटेशन वाली क्रॉप में हमें ये देखने को मिल रहा था। तो हमें उस साइट की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, साइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और किसी साइट पर कौन सी या किसी एरिया में कौन सा वेजिटेशन हो पा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें इससे मिल जाती है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट से डिटरमाइनिंग फ्यूचर प्रोडक्टिविटी, फ्यूचर प्रोडक्टिविटी में के लिए इसकी हेल्प ली जाती है। जैसे मालवा की कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल में आप करने जाओगे साल या सागौन तो किसी भी तरह से वो पॉसिबल नहीं है। यहां अकेसिया जैसी स्पीसीज के लिए अच्छी कंडीशंस पाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप। कौन कौन से सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं? सबसे पहले हम देखें बॉटनिकल सिस्टम यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। बॉटनिकल सिस्टम किस पर बेस्ड होता है? बॉटनिकल सिस्टम बेस्ड होता है वेजिटेशन पर, कि वहां पर वनस्पति कौन सी लगी है उसके हिसाब से ही हम फॉरेस्ट का नाम दे देंगे और वो फॉरेस्ट हो जाएगा। उस क्लासिफिकेशन को बोला जाएगा, किस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है? बॉटनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन वो है। दूसरा है क्लाइमेटिक, वहां के क्लाइमेट के बेसिस पर अगर हम किसी भी फॉरेस्ट को नाम दे रहे हैं, टाइप को नाम दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जो बेस्ड रहेगा वहां के लोकल क्लाइमेट के ऊपर। देन उसके बाद हम देखें लास्ट है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में शामिल हो जाता है उस जगह का वेजिटेशन साथ में वहां का क्लाइमेट, दोनों को मिलाकर जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो उसे कहा जाएगा इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और यही सबसे ज्यादा डाउट पैदा करता है। इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ जगहों पर आंसर इकोलॉजिकल मिलता है और कुछ जगहों पर आंसर क्लाइमेटिक मिलता है। तो क्लाइमेटिक क्यों मिलेगा और इकोलॉजिकल क्यों मिलेगा वो अब आज क्लियर हो जाएगा, आज के बाद वो डाउट नहीं बचेगा। 10 मिनट में ये आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि नाम क्या देना है एक्चुअली में फॉरेस्ट को। अब देखें बेस्ड ऑन इकोसिस्टम, दोनों को मिलाकर जब हम देते हैं इकोसिस्टम पर बेस्ड होता है। ऐसा किया किसने? चैंपियन और सेठ ने अपना क्लासिफिकेशन 65 में दिया था। यूं तो अगर चैंपियन की बात करें 1912 के आईएफएस के बैच के वो हैं और इंडिया में रहे थे 1939 तक।
उसके बाद वो चले गए थे, विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट हुआ था वो इंडिया छोड़ के चले गए थे। बॉटनिस्ट थे, अपना काम करते थे यहाँ पर। तो 1936 में उनने अपना क्लासिफिकेशन इंडिया में दिया था। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन सेठ ने भी दिया था 65 से पहले, खान साहब कोई हैं उनके साथ 659 में दिया था। और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाकर 65 में दिया और उसको रिवाइज किया 68 में, वो रिवाइज हुआ। और 68 में जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया वो दिया इकोसिस्टम पर बेस्ड। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन का, तो डेफिनेटली हमें जानना पड़ेगा चैंपियन और सेट का जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इको सिस्टम पर। इन जनरल अगर ओपन क्वेश्चन आ जाता है तो हमें जाना है क्लाइमेटिक पर। क्यों जाना है? 3 से 4 मिनट 5 मिनट में ये कहानी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है ये क्लियर होगा। फैक्टर अफेक्टिंग फॉरेस्ट ऑफ ट्री, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, माइक्रो क्लाइमेट और बायोटिक फैक्टर्स, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो किसी भी साइट को साइट को प्रभावित करते हैं, चाहे वहां पर वेजिटेशन की बात करें या अकेले ट्री की बात करें, वो उसे प्रभावित करते हैं और ये सभी शामिल हो जाते हैं इकोसिस्टम में। तो रिवाइज्ड का आएगा क्वेश्चन, आपको लगा देना है इकोसिस्टम। अब चले हम, हाँ दोनों अगर आते हैं तो लगा देना है क्लाइमेट। बिल्कुल आपके दिमाग में यही क्वेश्चन पहले आता है, डाउट पहले आता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि डाउट आना ही चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो क्लाइमेट पर चले जाना है, क्यों चले जाना है उस पर हम बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट टाइप्स इन रिलेशन टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से फॉरेस्ट टाइप अगर बनाए जाएं तो क्या कहानी रहेगी, किस तरह से बनाए जाएंगे। तो क्लाइमेट का इनका पार्ट क्या होगा, क्लाइमेट के पार्ट क्या होंगे। अगर क्लाइमेट के मेजर पार्ट्स की तरफ हम जाएं, क्लाइमेट को समझने के लिए अगर हम जाएं तो मेजर पार्ट हम समझेंगे। क्लाइमेट में दो बड़े फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। जब फैक्टर ऑफ लोकेलिटी पढ़ेंगे तब भी वहां पर जो मैक्सिमम फोकस होगा हमारा वो टेम्परेचर पर ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर पर ज्यादा चला जाता है वो, लगभग आधा पार्ट उसी में चला जाता है और बाकी दूसरे में जाता है। अब टेम्परेचर में समझे हम, टेम्परेचर की कहानी क्या रहती है। यहाँ पर हम टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों को मेन फैक्टर मानकर चलते हैं क्लाइमेट में, बाकी को अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर में अगर देखें तो टेम्परेचर के हिसाब से हम 4 जोन अर्थ पर बांट के रखते हैं। हम वेजिटेशन का नहीं, हम यूं ही बांट कर रखते हैं। वो टाइप क्या बांट के रखते हैं हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और अल्पाइन जोन। टेम्परेचर के हिसाब से 4 पार्ट में, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। और हमारे यहां पर कितने हैं? 5। पांचवा यहां पर कौन सा लिया है? सब अल्पाइन यहां पर लिया है हमने। अब देखें ये हमने बांटा है। अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं पर ट्रॉपिकल लिखा है तो वो किसकी वजह से लिखा है, वो क्लाइमेटिक फैक्टर है ट्रॉपिकल। अगर कहीं भी सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट या अल्पाइन लिखा है तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर है। और इंडिया में जो फॉरेस्ट टाइप हैं, सारे जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं, जो क्लासिफिकेशन किया है, जो मेजर ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स इन्हीं से लिए गए हैं। इसलिए बोला जाएगा मेजर ग्रुप में जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेसिस है? क्लाइमेट पर बेसिस है। अभी तक दिमाग में ये चीज पुख्ता नहीं हुई है तो अगले 3 मिनट में और ये गहरी पुख्ता हो जाएगी। यहां पर क्या है, वेजिटेशन इन द वर्ल्ड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। सबसे ज्यादा जो क्लासिफिकेशन माना जाता है वो क्लाइमेट के बेसिस पर माना जाता है। यूं अगर इंडिया में देखेंगे बहुत सारी विविधता इंडिया में पाई जाती है, तो अकेला एक फैक्टर बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में कितने पर्वत पाए जाते हैं? बहुत ज्यादा पर्वत वहां पर नहीं है। अकेले इंडिया के जो पर्वत और जो पर्वतमालाएं हैं और हिल्स वगैरह हैं, उन सभी की लिस्ट देखेंगे तो वो यूरोप को पार कर जाएगी। तो वहां पर उच्चावच बहुत ज्यादा नहीं है, बड़े बड़े मैदान हैं, तो वहां ज्यादा फैक्टर्स काम करते भी नहीं है। वहां ज्यादा क्या काम करेगा, जो टेम्परेचर के जोन्स हैं वो काम करेंगे। अब हम देखें अगला अगला फैक्टर क्या होगा हमारा, रेनफॉल। रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल के बेसिस पर हम 5 पार्ट में बांटकर देखते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते हैं। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। जैसे हम बात करें वेट, कहीं पर हमने वेट यूज किया,
ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल भी यूज कर लिया, वेट भी यूज कर लिया, मतलब दो क्लाइमेटिक फैक्टर आप यूज कर रहे हो। पहला ट्रॉपिकल, दूसरा वेट। वेट किसे कहा जाएगा? वेट कहा जाएगा ऐसे प्लेसेस जहां पर 2500 या 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो रही है, उन्हें कहा जाएगा नम वन, वेट फॉरेस्ट। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, नम वनों में वर्षा कितनी होती है? आंसर होगा 2500 mm से ज्यादा। फिर हम चलें, दूसरा फॉरेस्ट कौन सा? मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट। मॉइस्ट फॉरेस्ट में जाएगा 1250 से 2500 mm तक। फिर जाएगा सेमी मॉइस्ट। सेमी मॉइस्ट में जाएगा, हाँ, जो रेनफॉल है मॉइस्ट और सेमी मॉइस्ट दोनों का जाएगा 1250 से 2500 mm तक। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें तो करेक्ट कर लेना, ये मॉइस्ट है और ये सेमी मॉइस्ट है। दोनों में जो रेंज है वो यही रखी जाती है, 1250 से 2500 mm तक। फिर चौथा आता है ड्राई फॉरेस्ट। ड्राई फॉरेस्ट किन्हें कहा जाता है? जहां पर बरसात 750 mm से 1250 mm के बीच में होती है, उन्हें कहा जाता है ड्राई फॉरेस्ट। डेजर्टी फॉरेस्ट किन्हें कहा जाता है? जहां बरसात 750 mm से कम या 75 सेंटीमीटर से भी कम बरसात अगर हो रही है तो उन्हें कहा जाएगा डेजर्टी फॉरेस्ट। और ये सभी आपको फॉरेस्ट टाइप में मिलते हैं, आगे देखने को मिलेगा और आपको पहले से भी पता है। तो जो सबसे बड़ा आधार है क्लासिफिकेशन का, इंडिया में भी जो यूज किया है वो क्या यूज कर रहे हैं? क्लाइमेट। ट्रॉपिकल भी पढ़ते हैं, वेट ड्राई वगैरह भी पढ़ते हैं। एमपी में तो सबसे ज्यादा ड्राई यूज करते हैं, टीक फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार हो जाएगा क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर प्लस रेनफॉल। ये भी सभी जगह की कहानी अलग अलग होती है, लगभग सभी जगह की कहानी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की भी, अगर हम बात करें तो वहां पर ये हो सकता है दो प्लेसेस का टेम्परेचर सेम हो लेकिन रेनफॉल सेम नहीं। तो ये कहानी अलग अलग इंपैक्ट डालेगी, अलग अलग प्रभाव डालेगी। अगर ये अलग अलग हैं तो वेजिटेशन भी डेफिनेटली वहां पर बदल जाएगा। अगर सेम भी है तो जो स्पीसीज की प्रॉपर्टी है, जीन्स हैं, वो बदल जाएंगे। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, बरसात, इफेक्टिव इंडेक्स इसमें जो बनाया जाता है उसका भी फर्क पड़ेगा। एवापोट्रांसपिरेशन का फर्क पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन तो है लेकिन एवापोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर भी जो जो वाटर की कंडीशन होगी वो बदल जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हिमालय में जो साउथ स्लोप है और नॉर्थ स्लोप है, दोनों में आस्पेक्ट की वजह से जो वाटर कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, इसलिए वहां का वेजिटेशन भी अलग अलग हो जाता है। देन पॉपुलर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं हम रिलेशन टू सॉइल। सॉइल के हिसाब से हम देखें जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के, कहीं हम बोलते हैं सैंडी सॉइल है, कहीं पर हम बोलते हैं क्ले सॉइल है, कहीं पर हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो उनके हिसाब से भी वेजिटेशन जो है वहां पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, ये अलग अलग कंडीशन है। जब हम एडाफिक फैक्टर पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ लोकेलिटी में, तो वहां पर सॉइल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ तो आप एक ही पेज है, वहां अच्छा खासा डिस्कस किया है। यहाँ हम ये समझ लें बस कि अलग अलग सॉइल फेवर करती है अलग अलग स्पीसीज को। जैसे एक एग्जांपल है, जो लेटरिस्टिक सॉइल होती है, लेटरिस्टिक सॉइल में जो जाइलिया जाइलोकार्पा जैसी स्पीसीज हैं वो टीक तक को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतनी फेवरेबल कंडीशन वो जाइलिया जाइलोकार्पा को प्रोवाइड
करवाती हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें, हमारे लिए याद रखने का क्या है, हमारे लिए याद रखने का है ब्लैक कॉटन सॉइल। हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल में अकेसिया जैसी फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो मालवा में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और सारे एग्जाम्पल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जब हम एडेफिक फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बेसिस पर जो फॉरेस्ट के नाम है वो बहुत नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत क्या, कुछ भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे सिस्सो फॉरेस्ट एलुवियल सॉइल में देख रहे हैं, खैर फॉरेस्ट हम देख रहे हैं, ये रेयरेस्ट हैं, तो ज्यादा इसमें क्लासिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता। आगे हम चलेंगे, अगला ग्राउंड है हमारा, हाँ इसके और एग्जाम्पल हैं। ड्राई डिसीडियस में फॉरेस्ट में ब्यूटिया फॉरेस्ट है, फिर जो पाम स्वयं फॉरेस्ट हैं लिटोरल और स्वयं जो एरिया है वहां पर पाए जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। हिमालयन मॉइस्ट हैं। थर्ड, ये कहाँ का पार्ट आ गया है, हाँ अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, उसी का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। अब चलते हैं फॉरेस्ट टाइप इन रिलेशन टू फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, टोपोग्राफी आ जाएगी, एस्पेक्ट आ जाएगा, लेकिन इन सभी को काउंट नहीं किया जाता। काउंट किसको करते हैं हम क्लासिफिकेशन में, काउंट करते हैं हम सिर्फ एल्टीट्यूड को। एल्टीट्यूड के हिसाब से हम फॉरेस्ट को डिवाइड करके अलग अलग जगह पर अलग अलग देखते हैं, और ये इंडिया में भी करते हैं हम। जैसे लोअर पाइन फॉरेस्ट, अपर पाइन फॉरेस्ट, लोअर हिमालय, अपर हिमालय, तो ये हम खुद बांट कर देखते हैं। वो किसके बेसिस पर होता है, एल्टीट्यूड के बेसिस पर होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, हम करते हैं, ये इसका फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन होगा। तो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इन हिमालय, वहां पर हम क्या बोलते हैं, लोअर चिरपाइन फॉरेस्ट। लोअर चिरपाइन कहां पर बोलते हैं, जहां पर हाइट 1000 मीटर से कम, एल्टीट्यूड 1000 मीटर से कम होता है, वहां पर हम बोलते हैं कौन से हैं, लोअर चिरपाइन फॉरेस्ट है। और जहां 1000 मीटर से ऊपर हो जाता है वहां हम बोलते हैं अपर चिरपाइन फॉरेस्ट हैं। फिर एल्टीट्यूड के हिसाब से सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इन हिमालय, वहां पर लोअर, अच्छा ये पूरा बार बार कॉपी कर दिया है इसको, ठीक है ये नहीं होगा, चिरपाइन फॉरेस्ट नहीं है यहां पर, एक मिनट कंटेंट से क्लियर कर दें। चिरपाइन की जगह यहां पर होगा हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट, लोअर हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट और अपर हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट वो जाएगा, लोअर हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट जाएगा 2500 मीटर से कम, और ये जाएगा 2500 मीटर से ऊपर। तो बस समझने की बात यहां पर इतनी है कि जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं एल्टीट्यूड के हिसाब से हम फॉरेस्ट को इंडिया में डिवाइड कर कर देखते हैं। तो अकेला जो बेस है वो क्लाइमेट नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शंस में प्रॉब्लम जाती है, या जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि अकेले क्लाइमेट के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। जब हम इसको और सिल्वीकल्चरल और फॉरेस्ट में थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं तो इसको और गहराई में ले जाना पड़ता है, टाइप में जाते हैं हम, सब टाइप में जाते हैं, तब हम क्लाइमेट को पीछे छोड़कर आ जाते हैं। मोटा मोटा बेस क्लाइमेट रहता है। ये तो थी बात थर्ड। फोर्थ पर हम चलें, फोर्थ है हमारा फॉरेस्ट टाइप इन रिलेशन टू बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर में हम लेकर चलें ग्रेजिंग लें, फायर लें, बर्निंग लें, पेस्ट, डिसीज, ये तमाम फैक्टर्स बायोटिक में शामिल हो जाएंगे जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान पहुंचाकर क्या करते हैं, जो नॉर्मल सक्सेशन चल रहा है किसी भी क्लाइमेटिक जोन में, नॉर्मल सक्सेशन चल रहा है, उस नॉर्मल सक्सेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब किसी सक्सेशन में डिस्टरबेंस आता है तो वो सक्सेशन जो प्राइमरी सक्सेशन था वो डिस्टर्ब होकर कहां पहुंच जाता है, सेकेंडरी पर।
और मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होकर हैवी ग्रेजिंग वगैरह अगर हम करवाते हैं तो वो पूरा डिस्टर्ब होकर किस में चला जाता है, थॉर्नी कांटे वगैरह के फॉर्म में, स्क्रब्स के फॉर्म में चला जाता है। इस तरह का वो फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो थ्योरी लगती है वो होती है सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट। वो खुद को बचाने के लिए खुद को इस तरह से कन्वर्ट कर लेता है कि एडॉप्टिबिलिटी इन चीजों के लिए आ जाए, पेस्ट के अटैक से फर्क ना पड़े, चराई अगर कोई करने आता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। उसके बेसिस पर भी हम इंडिया में फॉरेस्ट को देखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बायोटिक फैक्टर्स से हम फॉरेस्ट को क्लासिफिकेशन नहीं करते। क्या देखते हैं हम, हिमालयन सब ट्रॉपिकल स्क्रब, वहां पर भी स्क्रब बोल रहे हैं। फिर स्क्रब यूज कर रहे हैं हम फॉरेस्ट के लिए, स्क्रब यूज कर रहे हैं। ये स्क्रब बनता किससे है, ये स्क्रब बनता है डिस्टर्बेंस से, और ये सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ चला जाता है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जाते हैं वो जाते हैं जनरली प्राइमरी सक्सेशन से, और जो फॉरेस्ट बेकार हो जाते हैं वो सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इनके बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आगे देखें हम। अच्छा, आज इतना ही है। आगे जो हमें डिस्कस करना है, इंडिया में जो बॉटनिकल एरियाज हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बरसात हाइट वगैरह, जिनके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप कमेंट्स कर कर जरूर बताएं कैसा लगा आपको, आपके डाउट हो आप कमेंट्स में डालें, पूरी कोशिश की जाएगी आपके सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जाए। हाँ, नोट्स को लेकर अगर किसी का क्वेरी है तो नोट्स अपडेट हो गए हैं हमारे हिंदी मीडियम के, आप टेलीग्राम में जाकर उसका डेमो फाइल देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ेंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रोज पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। और टेस्ट सीरीज से अगर आपको जुड़ना है या किसी भी चीज के कंटेंट वगैरह जो भी चाहिए, यूं तो टेलीग्राम पर ढेर सारा कंटेंट यूं ही पड़ा हुआ है, फिर भी अगर आपको परचेज भी करना है तो आप ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो कोशिश करेंगे कि ये लगातार जारी रहे। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट करें और मोटिवेट करें, लाइक करें। जो आपके कमेंट्स और लाइक्स हैं वो मोटिवेट करते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में होगा हमारा बॉटनिकल जोन पूरा, फिर उसके अगले सेशन में हम चलेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया को, जितने पार्ट्स में ग्रुप वगैरह बताए गए हैं, ग्रुप सब ग्रुप्स को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे। टाइप में हम कोशिश करेंगे इंडिया एमपी के सारे टाइप्स को कवर कर लें। देन उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस वाले सेशन में। मतलब क्लासिफिकेशन में टोटल हमारे 4 सेशंस रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, राम राम सभी लोगों को।